So today what I have today I have some questions on William Wordsworth. आज मैं विलियम वर्ड्सवर्थ के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, खास करके लिरिकल बैलड और उनका जो पोयम है उस पोयम से रिलेटेड। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप कह सकते हैं कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलड। तो आज की टेस्ट सीरीज में ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेटेड है? विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। और विलियम वर्ड्सवर्थ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिस पर हमें आपसे बात करनी है। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। इज इट विजिबल? मुझे लगता है कि ये विजिबल है। Yes, sir. या ओके ओके। So you find ki it's a PDF file, and in this PDF file you see what? In this PDF file you see that there are some questions, and these questions are related to William Wordsworth and his poems. We are running this class under the banner of JS English Literary Society that was established in Allahabad in 2004 under my guidance, and it's test series 34। इस पे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री डाला गया, लेकिन फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में ज्यादातर जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि वो क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है। दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ। सो यू सी हियर व्हेन यू गो विद दिस क्वेश्चंस, एक मैंने क्वेश्चन बनाया और उसको मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया, बिकॉज दिस इज एन एक्सप्लेनेटरी शीट। ये जो शीट है वो एक्सप्लेनेटरी शीट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लेनेटरी शीट? देयर इज अ क्वेश्चन एंड ऑल द फोर ऑप्शंस हैव बीन explained in a very detailed way. So question क्या है? Which important political event influenced Wordsworth? वर्ड्सवर्थ को कौन सा पॉलिटिकल इवेंट इन्फ्लुएंस किया हुआ था? देयर आर फोर ऑप्शंस, और वो फोर ऑप्शंस जो यहाँ पर है उनमें से एक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और दूसरा आपका क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अलावा एक है रशियन रिवॉल्यूशन ए में, बी में है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और आपका सी में है पीजेंट रिवोल्ट, और आपका डी में है वार ऑफ रोजेस। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हेन यू गो विद दिस क्वेश्चन की which important political event influenced William Wordsworth, so here the correct answer is B। and what is French Revolution? वर्ड्सवर्थ के समय में जो रिवोल्यूशन हुआ था वो आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन था, और वर्ड्सवर्थ उस रिवोल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ था वो 1789 में 1789 में हुआ है। रशियन रिवोल्यूशन जो हुआ था वो 1917 में हुआ, 1917 में हुआ है। जो आपका पीजेंट रिवोल्ट था वो जो है 1381 में चौसर के समय हुआ है। ये मैं सबका डेट बता दे रहा हूँ, बट आपको जो ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में ये रखना है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? फ्रेंच रिवोल्यूशन। उसका डिटेल यहाँ पे दिया जा रहा है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर है, या फ्रेंच रिवोल्यूशन एक ऐसा पॉलिटिकल इवेंट था जिससे वर्ड्सवर्थ बहुत प्रभावित थे। एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन कब आया? 1789। इट वाज ब्रोकन आउट इन 1789। एंड हियर यू फाइंड कि डिटेल में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया जो फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड है कि इट वाज ब्रोकन आउट इन 1789। और जो फ्रेंच रिवोल्यूशन का स्लोगन था वो क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। दिस इज सेकंड important information about this slogan, and these information जितना भी है सब पूछा जा चुका है क्वेश्चन उसमें, टीजीटी में और पीजीटी में। तो जो क्वेश्चन है कि कौन सा पॉलिटिकल इवेंट वर्ड्सवर्थ को प्रभावित करता है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब घटित हुआ था? 1789 में। इसका स्लोगन क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जिक्र जो है वर्ड्सवर्थ ने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल एपिक द प्रील्यूड में भी किया हुआ है। द प्रील्यूड क्या है? द प्रील्यूड इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। ये 1850 में पब्लिश होती उनके मरने के बाद, और ये जो एपिक था 1805 में लिखा गया था। इट वाज कंपोज्ड इन 1805 एंड पब्लिश्ड इन 1850। 1805 में लिखा गया, 1850 में पब्लिश हुआ है। सो जो द प्रील्यूड है 1850 में इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ हु स्पेंट एक्सटेंडेड टाइम इन फ्रांस, जिन्होंने फ्रांस में काफी समय गुजारा था, उन्होंने उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो 1789 में घटित होता है उसका जिक्र
अपनी ऑटोबायोग्राफिकल एपिक में करते हैं और ये वो फ्रांस की यात्रा पर भी गए थे। कब गए हुए थे? 1790 में गए हुए थे। रिकाउंटेड हिज इंथ्रालमेंट विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ग्लोरीफाइंग द रिवॉल्यूशन इन द प्रील्यूड। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसका वर्ड्सवर्थ ने ग्लोरीफाई किया, उसका तारीफ की, और किसमें? अपनी किताब द प्रील्यूड में करते हैं। द प्रील्यूड क्या है? उनका ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है। इट वाज रिटन इन 1805 एंड पब्लिश्ड इन 1850। और द प्रील्यूड आपका कितनी किताबों में? द प्रील्यूड के बुक नंबर 10 में उन्होंने इसका जिक्र किया हुआ। और जो द प्रील्यूड है 14 बुक्स में, कितनी बुक्स में? 14 बुक्स में है। तो बुक नंबर 10 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिसका जो स्टेटमेंट है कि ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव। ये कई बार पूछा जा चुका है। ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव, ए है, ALIVE, बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। कह रहे कि ब्लिस का मतलब होता है जॉयफुल। कह रहे कि उस दिन की खुशी को मैंने महसूस किया जब मैंने डॉन में, डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, जब मैंने एक नया सवेरा देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से लोगों को क्या उम्मीदें थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने के लोगों में क्या आशा की किरण जगाई थी। तो इसके लिए उन्होंने ये लाइन यूज की है कि मैं उस समय जिंदा था और मैंने खुद उस चीज को देखा हुआ था अपनी आंखों से। बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन, और ऐसा लग रहा था सब लोग जैसे बिल्कुल यंग थे, लोगों में एक एनर्जी थी, एक ऊर्जा थी। दे वर रेडी टू डू समथिंग फॉर द नेशन, फॉर द कंट्री एंड फॉर द सोसाइटी। तो bliss was it is that dawn to be alive, but to be young was very heaven. The prelude जो है आपका क्या है? द प्रील्यूड इज अ लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। जो प्रील्यूड है ये लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, एपिक के शक्ल में है, और इसमें ये 14 किताबों में है। 1805 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1805 में। प्रील्यूड कब पब्लिश हुआ? 1850 में, उनके मरने के बाद, वर्ड्सवर्थ के मरने के बाद। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आया हुआ है? 1789 में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बुक नंबर 10 में द प्रील्यूड का वो जिक्र करते हैं। क्या कहते हैं कि ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव, बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। इसके अलावा वर्ड्सवर्थ ने उस रेवोल्यूशन से लेकर और भी चीजों का जिक्र किया हुआ है। तो इस शीट से रिलेटेड मैं जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछना चाहता हूँ कि ये तो आपको पता है ये कि जो पॉलिटिकल क्वेश्चन क्या है, विच इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट इन्फ्लुएंस वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ को कौन सा पॉलिटिकल इवेंट इन्फ्लुएंस किया हुआ था? फ्रेंच रिवोल्यूशन ने। लेकिन आई जस्ट वांट टू नो कि रशियन रिवोल्यूशन कब हुआ था? व्हेन रशियन रिवोल्यूशन आकर्ड? 1917 सर 19 ठीक है, 1917 में। एंड पीजेंट रिवोल्ट? 1381 1381 में। जब आप 1381 की बात करते हैं तो उस समय इंग्लैंड के बड़े किसी बड़े पोएट का नाम जिसने पीजेंट रिवोल्ट का जिक्र किया है? चासर प्लोमेन प्लोमेन सर प्लोमेन चासर ने भी किया है अपनी पोएम पियर्स में। प्लोमेन हाँ, चासर ने भी किया है और प्लफ मैन ने भी किया हुआ है, लेकिन चासर ने कैंटरबरी टेल्स में भी उसका जिक्र किया है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसका स्लोगन क्या था? व्हाट वाज द स्लोगन? फ्रेटर्निटी इक्वलिटी लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। लिबर्टी या इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी सर। लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो आपको शुरू करना है, यहाँ शुरू करना है, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व। वर्ड्सवर्थ जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जिक्र किस किताब में करते हैं? प्रेल्यूड प्रील्यूड द प्रील्यूड की सर प्रील्यूड बुक में। नंबर 10 में द या प्रील्यूड द प्रील्यूड के बुक नंबर 10। बुक नंबर 10 में। नंबर 10 प्रील्यूड कब लिखा गया था? व्हेन इट वाज रिटन? इट वाज 1805 1885 1805 में। 5 एंड इट पब्लिश्ड 1850 आफ्टर वर्ड्सवर्थ डाइड। इट पब्लिश्ड इन 1850 में। और जो द प्रील्यूड है
ये क्या है? इज इट एपिक या इज इट मार्क एपिक? बायोग्राफी है It सर, is Autobiography. autobiography. ऑटोबायोग्राफी। Bato, that is the biographical, undoubtedly autobiographical poem, but in which form it is written? It is written in epic form, yeah, it is written in mock epic form. Epic form. Epic form, Sir, it is epic And form. poetic, yeah. And how many books it has? 14 कितनी books. किताबों में से? 14 क्या? कितनी किताबों में से? 14 books. यस, 14 बुक्स में है। दूसरा पॉइंट है कि जो वर्ड्सवर्थ है ये फ्रांस की यात्रा पे कब गए थे? Sir, 1719. 1790. या 1790 में। उस समय इन्होंने क्या किया था देखा था। तो मुझे लगता है कि जितनी बातें इसमें मैंने आपसे बताया था या आपसे मैंने अभी वो किया, वो सब चीजें मैंने क्वेश्चन भी बना करके मैंने पूछ लिया है। और अगली शीट पे हम चलते हैं। इसके अलावा एक और बात है कि जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वो उसमें जो है डेमोक्रेसी की स्थापना वहां पे हुई थी। और फ्रांस में जो लुई 16वें एक वहां के आप कह सकते हैं कि किंग थे, उनको हटाया गया था। फिर आगे वर्ड्सवर्थ ने लिखा कि वो और उनके जो कंटेम्प्रेरी थे वो चाहते थे शुड सी द पीपल हैविंग अ स्ट्रांग हैंड, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर के वर्ड्सवर्थ दोबारा कहते वो चाहते थे कि वे और उनके लोग मजबूत हो, इन फ्लेमिंग देयर ओन लॉज, अपने लोगों के अपने कानून हो, वेंस बेटर डेज, और उम्मीद करते हैं कि अच्छे दिन आएंगे टू ऑल मैनकाइंड, सारे मैनकाइंड के लिए। ये बात उन्होंने कब कही है? बुक 9 में, और लाइन नंबर 15 और 517 से 518। बुक 9 में किसके? द प्रील्यूड के बुक 9 में लाइन नंबर 517 518 ये चीज रहा है जो उन्होंने कहा हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, कि मैं उम्मीद करता हूं कि अपने कानून बनेंगे, अच्छे दिन आएंगे और लोगों के हाथ मजबूत होंगे। तो उनको काफी एक्सपेक्टेशन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, इस वजह से उन्होंने इस तरह की चीजें यूज की हुई है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और पॉइंट आता है, मैंने ऑप्शन दिया था रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ है? रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ है। पीजेंट रिवोल्ट कब होता है? 1381 में, चौसर के समय होता है। वार ऑफ रोजेस कब से कब तक चलता है? 1455 से 1487। अगेन आई वांट टू नो कि वार ऑफ रोजेस का डेट क्या है? सर 1455 to 1455 to 14. 1487. 1455 टू 1487। दूसरा चीज है कि वर्ड्सवर्थ ने द प्रील्यूड की कौन सी किताब में ये कहा है कि शुड सी द पीपल हैविंग अ स्ट्रांग हैंड इन फ्रेमिंग देयर ओन लॉ व्हेंस बेटर डेज टू ऑल मैनकाइंड? सर बुक 9. 9. बुक 9 में सर। बुक बुक 9. बुक 9 में, यस 9. यस बुक 9 में। उसके बाद एक है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 ये कि इन विच पोयम ऑफ वर्ड्सवर्थ आकर द फ्रेज, करें कि किस पोयम में ये फ्रेज आकर होता है? वी ले वेस्ट आर पार इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हम अपनी ऊर्जा को या अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं केवल गेटिंग और स्पेंडिंग करके जो है। तो अगर आप देखेंगे इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, उनका सोनेट उन्होंने लिखा था द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। वर्ड्सवर्थ हैज कंपोज्ड अ सोनेट, और जो सोनेट था उसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। उस सोनेट से ये लाइन ली गई है, वी ले वेस्ट आर पार इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग। वर्ड्सवर्थ जो है, जो उनके समय के जो लोग हैं, जस्ट वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइजेस द मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी of English people who only believes to earn money and spend money late and soon. They don't have any you can say they don't have time to behold the beauty of nature. This is why Wordsworth criticizes their lifestyle, या their ideologies, या their views, their thoughts about nature and also materialistic life.
तो ये जो फ्रेज है, फ्रेज ये पूछा गया कि वर्ड्सवर्थ की किस पोयम में ये लाइन आता है, वी ले वेस्ट आर पार इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग, दैट इज सी है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एक सोनेट है और ये सोनेट पेट्रार्चन मॉडल पर आधारित है। वर्ड्सवर्थ ने 523 सोनेट का कलेक्शन लिखा था जिसको डडन सोनेट कहा जाता है। डडन एक रिवर का नाम था, उसके नाम पर उनके कलेक्शन ऑफ सोनेट पड़ा। और वर्ड्सवर्थ ने जो सोनेट का पैटर्न एडॉप्ट किया हुआ था पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट। अब देखिए उसी पोयम को यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से लिया गया है, इट इज अ ब्यूटीफुल सोनेट, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज अ ब्यूटीफुल सोनेट in which Wordsworth criticizes the materialistic life of English people, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने क्रिटिसाइज किया है, क्या क्रिटिसाइज किया है, द मटेरियलिस्टिक लाइफ ऑफ इंग्लिश पीपल, जो इंग्लिश पीपल है उनकी मटेरियलिस्टिक लाइफ को, हु ओनली अर्न एंड स्पेंड मनी लेट एंड सून, जो केवल पैसा कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है, एंड गिव लिटिल टाइम टू नेचर, और नेचर को जो नेचर जो सब कुछ है, जो सब कुछ दे रही है उसके बारे में बात करने के लिए उनके पास समय नहीं, और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के लिए विच आर सिंबल ऑफ सॉलिड मून रियलिटी, जो कि सबसे बड़ी रियलिटी है। तो ये पूरा चीज क्या है, उस पोयम के बारे में, किस पोयम के बारे में है, जिसका जो 2 का ऑप्शन है। लेकिन जो और ऑप्शन दिए गए हैं जैसे टेबल टर्न है, एजुकेशन ऑफ नेचर है, लंडन और मिल्टन 1802, उसको लेके मैंने एक्सप्लेन किया है। एजुकेशन ऑफ नेचर और लूसी पोयम इज अ लिरिक, ये लिरिक है इन विच वर्ड्सवर्थ रिवील्स द ग्रोथ, यहाँ होने द ग्रोथ नहीं, द ग्रोथ GROWTH होना चाहिए, ये वर्ड थोड़ा सा मिस स्पेल्ड हो गया है। इन विच द पोएट रिवील्स द ग्रोथ ऑफ एन इमेजिनेटिव डॉटर इन द लाइफ ऑफ नेचर, जो एजुकेशन ऑफ नेचर है जिसको हम लूसी पोयम भी कहते हैं, इसमें जो है वर्ड्सवर्थ ने एक काल्पनिक लड़की का, जो ये कहा जाता है कि खुद उनकी बेटी थी जो 3 साल में ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, उसको उसका जिक्र करते हैं कि हाउ शी वाज ब्रॉट अप इन द लाइफ ऑफ नेचर। तो इस पोयम को, और जो एजुकेशन ऑफ नेचर है इसका जो सब टाइटल सॉरी इसका जो मेन टाइटल है वो है 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शार। हो सकता है हम सब लोगों ने भी ऑल हैव रेड इट इंटरमीडिएट इवन इन BA फर्स्ट ईयर, जब पोएट कहता है कि 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शार, नेचर सेड अ लवली फ्लावर on earth was never sown, this child I to myself will take, she shall be mine and I will make a lady of my own। फर्स्ट स्टैंजा में वो बताता है कि हाउ दैट इमेजिनेटिव डॉटर वाज ब्रॉट अप इन द लाइफ ऑफ नेचर एंड हाउ नेचर प्रॉमिस्ड टू टर्न इट इनटू अ लेडी, नेचर के नियम कानून के अनुसार। सो जो उसका ऑप्शन एजुकेशन ऑफ नेचर है वो भी आपको बता दिया जा रहा है। और उस पोयम को एजुकेशन ऑफ नेचर जो टाइटल दी गई है ये प्रोफेसर पालग्रेव ने दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एजुकेशन ऑफ नेचर जो टाइटल है ये किसने दिया है, प्रोफेसर पालग्रेव ने दिया, PALGRAV, आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा PALGRAV। इफ द क्वेश्चन कम्स एजुकेशन ऑफ नेचर, ये जो टाइटल है किसने दिया है, प्रोफेसर पालग्रेव ने दिया है, PALGRAVE। तो इस शीट से रिलेटेड आई जस्ट वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस। एक तो ये है कि ये जो लाइन है जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वी ले वेस्ट आर पार इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। व्हाट इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इज इट सोनेट या इज इट लिरिक? Sonnet and ठीक है, It is sonnet. it's sonnet. Is it based on Petrarchan model of sonnet या Shakespearean model of sonnet? model option. Petrarchan model of sonnet. And what is the Petrarchan model of sonnet? What its structure? इसका structure क्या है? Octave and sestet. One octave and one sestet. So 8 lines Yeah. sestet. या उसमें 14 लाइंस का होगा, ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड होगा। ऑक्टेव में AB, BA, AB, BA, सेस्टेट में CD, CD, समटाइम्स CDC, CDC उसका राइम पैटर्न होता है। वर्ड्सवर्थ ने 523 सोनेट लिखा था, उनके कलेक्शन को उसको क्या कहा जाता है? सर डडन सोनेट। Duden sonnet. डडल सोनेट या डडल सोनेट, DUDDO, डडल सोनेट, वो 523 सोनेट का कलेक्शन रहा। अब उसके बाद अगर आप देखिएगा कि जो फिर मैंने एक दूसरा पॉइंट उठाया कि एजुकेशन ऑफ नेचर या जिसे हम लूसी पोयम्स भी बताते हैं, ये जो है लिरिक है,
एजुकेशन ऑफ नेचर जो टाइटल है किसने दिया हुआ है? Who has प्रोफेसर given the title? Professor Palgrave. या प्रोफेसर पाल ग्रेव ने दिया हुआ है। प्रोफेसर पाल ग्रेव द टाइटल एजुकेशन ऑफ नेचर। सेकेंड पॉइंट आई वांट टू नो, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोफेसर पाल ग्रेव, तो जो एजुकेशन ऑफ नेचर है इसका, इस पोयम का पहला लाइन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम? 3 years she grew in sun and shower. 3 years. Yeah, 3 years she grew in sun and shower. Just I want to know, when you say कि 3 years she grew, who is she in the poem? Sir, Lucy. Lucy Gray. Lucy, you can use the word, but Oh. you have to use the word an imaginative Daughter daughter. of Wordsworth. Yeah, an imaginative girl, which probably stands for the daughter of William Wordsworth. Which probably stands. And what is the theme of this lyric, education of nature? उसका theme क्या, क्या poet बताता है उसमें? The development of a child, या the growth of a child in the life of nature, or the development of a child as a lady, because nature promised I will make a lady of my own. मैं उसको अपने ढंग से बच्ची से किस में कन्वर्ट करूंगा? एक लेडी में कन्वर्ट करूंगा। I will make a lady of my own. ये उसका थॉट है, ये उसका जिस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू नो, as you are talking about William Wordsworth, so William Wordsworth was the high priest of nature. William Wordsworth was himself says that I am the true worshipper of nature. William Wordsworth ने ये लाइन किस पोयम में कही है? I am the true worshipper of nature. In which poem he said this line कि मैं नेचर का सच्चा उपासक। टिंटन अबे में सर। या टिंटन अबे में उन्होंने टिंटन अबे में कहा है। एंड व्हाट इज टिंटन अबे? इज इट लिरिक और ड्रामेटिक लिरिक? सर ड्रामेटिक लिरिक। या दैट्स द ड्रामेटिक लिरिक। गुड, दैट्स द ड्रामेटिक लिरिक। ना उसके बाद उसी पोयम में एक और जो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 जो पोयम है उसमें एक और ऑप्शन था। वो ऑप्शन था द टेबल्स टर्न। ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का पोयम है। ये सब इसलिए इधर डिटेल में बताया गया कि विलियम वर्ड्सवर्थ टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है, और ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। द टेबल्स टर्न इज अ पोयम। यह एक पोयम है किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। कब लिखा गया? इन 1798 एंड पब्लिश्ड इन हिज लिरिकल बैलाड। और किस में पब्लिश हुआ था? उनके लिरिकल बैलाड में पब्लिश हुआ था। लिरिकल बैलाड का जो पहला वॉल्यूम आता है वो 1798 में आता है, और इसमें जो है 23 पोयम्स था जब पहली बार आता है। ये जो 23 पोयम्स थी, इस 23 पोयम्स में हाउ मेनी पोयम्स वर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हाउ मेनी पोयम्स वर रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज? Sir, 9 by Coleridge or 23, 19 by Wordsworth. Wordsworth, 4 of Coleridge. Yeah, 19 by William Wordsworth and 4 by Coleridge. Coleridge. Yes. Yeah. So you are getting here, what you are getting here कि जो टेबल्स टर्न है ये एक लिरिक है, और एक इसमें पब्लिश हुआ था, लिरिकल बैलड्स में पब्लिश हुआ था जो 1798 में आता है। और जो ये वर्क था, इट वाज अ जॉइंटली वर्क ऑफ एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। एस.टी. कॉलरिज ने 4 पोयम्स लिखा था और विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोयम्स लिखा था। जो ये लिरिक है द टेबल्स टर्न, इसमें क्या बताया गया है? द पोयम इज मेनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। ये जो पोयम है किसके बारे में? प्रकृति के महत्व के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर के बारे में। It says that books are just barren leaves that provide empty knowledge. इसमें बताया गया कि जो किताबें हैं वे केवल जो है क्या है? सूखी हुई पत्तियों जैसी है, और किताबों से केवल जो है कैसा नॉलेज प्राप्त होता है? इम्पटी नॉलेज, खाली ज्ञान प्राप्त होता है। और अगर ज्ञान लेना है तो हमें कहाँ पे? प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। इट वॉज द आप कह सकते ओपिनियन, इट वॉज द ओपिनियन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कि बुक्स ओनली प्रोवाइड्स empty knowledge. If anyone wants to get the true knowledge, he or she must take shelter in the lap of nature. Yeah, he or she must get the company of lap of nature.
दैट इज द पॉइंट। तो वो यहाँ पे बताएं कि इट सेज दैट बुक्स आर जस्ट बैरन लीव्स दैट प्रोवाइड इम्पुटी नॉलेज। तो एक तो इसमें किसके बारे में बताया गया, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर के बारे में, और दूसरा चीज की इसमें जो नॉलेज हम लोग किताबों से प्राप्त करते हैं उसकी आलोचना की गई। अगर कभी भी एक क्वेश्चन आता है कि इन विच पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइजेज नॉलेज विच अ पर्सन गेट्स फ्रॉम बुक, द पोयम इज द टेबल स्टैंड। उसके बाद उन्होंने कहा नेचर इज द बेस्ट टीचर, जो नेचर है वो सबसे अच्छा टीचर है, विच कैन टीच मोर अबाउट ह्यूमन, जो हमें मानव को काफी कुछ पढ़ा सकता है, खास करके इविल और गुड के बारे में। अगर आपको जानकारी लेनी क्या अच्छी है क्या बुरी है, तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होगा, नेचर से प्राप्त होगा। वहीं से उन्हीं की उस पोयम से मैंने एक कोटेशन लिया हुआ है, और एक कोटेशन भी आपको याद रहना चाहिए, पूछा जा चुका है। बुक्स टीच आर डल एंड एंडलेस स्ट्राइप, किताबें जो हमें नॉलेज प्रदान करती है ये डल बोरिंग होती है, डल माने बोरिंग, और एंडलेस स्ट्राइफ ये कभी, और ये जो है कभी भी ना खत्म होने वाली संघर्ष को बताती है। फिर उन्होंने अपने दोस्त से कहा, किसी को बुलाते हैं, कम आओ हियर द वुडलैंड लिनेट, और चल करके देखो जो वुडलैंड लिनेट को, उसकी संगीत को सुनो, मतलब नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं। हाउ स्वीट हिज म्यूजिक, और देखिए कि वहां से जो वुडलैंड का जो म्यूजिक है, जंगलों की जो जंगलों में जो पेड़ है, जब हवा वहां से बह रही है तो जो उनकी पत्तियों की जो आवाज है, सरसराहट है, या जो शाखाओं की आवाज है, जो पेड़ों के झूमने की वजह से जो संगीत वहां से निकल रहा है, वो कितना स्वीट म्यूजिक वहां से निकल रहा है। ऑन माई लाइफ देयर इज मोर ऑफ विजडम इन इट, और आप देखेंगे कि आपको ज्यादा विजडम प्राप्त होगा कहाँ पर, नेचर में। उन्होंने वर्ड विजडम यूज किया है, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दो चीजें होती है, एक होता है नॉलेज और एक होता है विजडम। विजडम इज मोर इंपॉर्टेंट दैन नॉलेज, इसीलिए लोग कहते हैं कि बुद्धिमान बनिए, ज्ञानी ना बनिए। ज्ञानी इज अनदर थिंग एंड विजडम इज अनदर थिंग। इट इज एक्सपेक्टेड दैट पीपल मस्ट बी वाइज पर्सन, ही शुड नॉट ओनली बी अ नॉलेजेबल मैन। केवल ऐसा नहीं कि आपको नॉलेजेबल होना है, कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, बट ज्ञानी वो है जिसके पास इंफॉर्मेशन भी है, और उस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे किया जाए, ये सब चीजें जब आ जाती है, देन द पर्सन बिकम्स अ वाइज मैन। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड बुद्धिमान, दैट इज द पॉइंट। फिर उसके बाद है लंदन और मिल्टन 1802, ये एक सोनेट है, और ये जो है सोनेट किसने लिखा है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इन इट ही गिव्स हिज ट्रिब्यूट टू मिल्टन, इस सोनेट में उन्होंने मिल्टन को अपनी श्रद्धांजलि दी हुई है। मिल्टन के मरने के बाद उन्होंने, मिल्टन तो बहुत पहले ही मरे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये सोनेट लिखा, और उसमें वो पहली लाइन में कहते हैं, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, मुझे इस समय आपकी जरूरत, अगर आप इस समय होते तो बहुत कुछ मिल जाता, या इस तरह की बातें उन्होंने कही हुई है। सो ये सारा चीज था। मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि जितना मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, तो इन विच पोयम वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइजेज बुकिश नॉलेज? So the table turns. The table stand, the table stand. And in which poem he gives preference to wisdom rather than knowledge? Table turn. Yeah, table turn, table turn. And what does he say? Ki, what do you get from nature? Do you get wisdom या do you get knowledge? Nature से आप क्या प्राप्त करते हैं? Wisdom. We get Wisdom. we get wisdom. Yeah, we get wisdom, we get wisdom. And one he just calls one of his friend and says, come and just see what, just see that you get only bookish knowledge, that is dull and less strife. Just come and hear the woodland linnet that gives music that is sweet, and that is what, that is also the epitome of a fountain head of joy and pleasure. These things you find. And I just want to know ki in which sonnet he gives a tribute to John Milton. In which sonnet he gives a tribute to So John? London 1802. London or Milton 1802. That's good. That's good. I just want to know the next point. Next point, in which sonnet he says, Milton, thou should be living at this hour. So London 1802. London or Milton. London or Milton. और इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है?
कौन सा विच फिगर ऑफ स्पीच डू यू फाइंड इन दिस लाइन? मिल्टन thou should be living country. Sir, apostrophe. Yeah. So you came to know about question number 2 भी clear हो गया. हाँ. क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ड्सवर्थ सिस्टर वाज. वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का क्या नाम था? वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का नाम था डोरोथी वर्ड्सवर्थ. हम सारे लोग ये जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का नाम क्या था? डोरोथी वर्ड्सवर्थ था. और डोरोथी वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लोगों को कम है. केवल इतना ही पता है कि उनकी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी, जिनका जिक्र उन्होंने अपनी पोयम टिंटन एबे में भी किया हुआ है. लेकिन आज आपको डिटेल में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी. अगर एनी क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर. सो यू फाइंड कि वर्ड्सवर्थ जो सिस्टर थी वो डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी. और ही का मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ ने मेंशन हिज सिस्टर, उन्होंने अपनी बहन का जिक्र किया इन ड्रामेटिक लिरिक टिंटन एबे में. अपनी पोयम ड्रामेटिक लिरिक जिसका नाम टिंटन एबे है उसमें उन्होंने अपनी सिस्टर का जिक्र किया है. ही राइट्स, वो अपनी सिस्टर के बारे में लिखते हैं. क्या लिखते हैं? ऑफ दिस, उसी पोयम से लिया गया है. कौन सी पोयम से? टिंटन एबे से. और वो लिखते हैं अपनी बहन के बारे में. क्या लिखते हैं? ऑफ दिस फेयर रिवर, इस खूबसूरत नदी के किनारे, दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, मेरी सबसे प्यारी दोस्त. उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए जो वर्ड यूज किया है डियरेस्ट फ्रेंड, मेरी सबसे प्यारी दोस्त. क्योंकि वर्ड्सवर्थ को वो 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती थी. शी वॉज ऑलवेज विद वर्ड्सवर्थ. और शी गेव हर कंपनी टू विलियम वर्ड्सवर्थ. एंड विलियम वर्ड्सवर्थ ऑलवेज saw his childhood days in the twinkling eyes, yeah, you can see in the intoxicated eyes, in the lovely eyes of her sister Dorothy Wordsworth. तो जब डोरोथी वर्ड्सवर्थ उनके साथ टिंटन एबे विजिट करने गई थी तब छोटी सी थी. और नेचर की जो खूबसूरती है उसको देख करके वो बिल्कुल जो है आकर्षित हो गई थी. तो उस सिचुएशन को देख करके उन्होंने कहा कि इस नदी के किनारे जब हम और तुम साथ में हैं और नेचर की इस खूबसूरती को बिहोल्ड कर रहे हैं तो सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई आज है मेरे लिए तो वो तुम हो. माई डियर फ्रेंड. जब आप डियर 2 बार यूज करते हैं तो ये ऑलरेडी बताता है कि आप इम्फेसाइज कर रहे हैं, प्लस ये भी शो करता है कि हाउ मच यू हैव रिगार्ड, हाउ मच यू हैव लव फॉर दैट फ्रेंड. उस मित्र के लिए आपके दिल में कितना प्यार है. दिस इज व्हाई यू आर यूजिंग वर्ड डियर, मेरी सबसे प्यारी प्यारी दोस्त. मतलब दोस्त तो बहुत है लेकिन जो डियर फ्रेंड है या जो डियरेस्ट वर्ड उनके लिए आया हुआ है वो उसके लिए. तो ये चीज उन्होंने कहा, माई डियर फ्रेंड, एंड इन दाई वॉइस आई कैच, और मैं तुम्हारी आवाज में मैं पकड़ता हूँ, कैच करता हूँ. क्या पकड़ता हूँ? द लैंग्वेज ऑफ माई फार्मर हार्ट, अपने बचपन के दिनों की भाषा को. फार्मर माने पहले, हार्ट मतलब हृदय. कौन सा पहला हृदय? बचपन में जब मैं था मैं भी ऐसे ही बोलता था, ऐसे ही मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी, ऐसे ही क्वेश्चन करता था, ऐसे ही तुतला मतलब स्टैमरिंग तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन जब जैसे बच्चे होते हैं तो वे यू विल कम टू नो उनकी जुबान थोड़ा सा स्लिप करती है. तो अभी जो डोरोथी वर्ड्सवर्थ है वो एक बच्ची है जो वर्ड्सवर्थ के साथ गई है, टिंटन एबे को विजिट करती है. और टिंटन एबे क्या है? इट्स अ ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस कवर्ड विद शैडोई ट्रीज, जहाँ पे एक नदी गुजरी हुई. उस नदी का क्या नाम है? सभी लोगों ने टिंटन एबे पढ़ा होगा, इधर इन एम ए वाई रिवर, WYE. So you find कि the language of my farmer heart, the language of my farmer heart and read. और कहती मैं आपके पहले के मैं अपने पहले की भाषा जो दिल की भाषा मैं उसको पढ़ रहा हूँ. माई फार्मर प्लेजर, और मुझे पहले की खुशियां भी मिल रही है. इन द शूटिंग लाइट्स ऑफ दाई वाइल्ड आईज, तुम्हारी इन वाइल्ड आईज में. वाइल्ड आईज यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि जंगली आंखें. वाइल्ड का मतलब उसकी आंखें बड़ी थी, उन बड़ी आंखों के लिए उन्होंने वर्ड जो यूज किया वाइल्ड वर्ड यूज किया. ऐसा ना समझिए जंगली आंखें थी. माई डियर सिस्टर, माई लवेबल स्वीट या स्वीट सिस्टर. तो ये लाइन आपको लर्न कर लेना चाहिए कि ये लाइन वर्ड्सवर्थ ने अपनी बहन का रेफरेंस जो दिया है टिंटन एबे में दिया हुआ है. जब वो उनके साथ टिंटन एबे को विजिट करती है. टिंटन एबे एक नेचुरल प्लेस है जहाँ पे वाई रिवर है, माउंटेन्स है, एलिवेटेड पार्ट ऑफ द लैंड है, शैडोई ट्रीज है, चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स है, ब्लोइंग ऑफ द
आप कह सकते हैं एयर है, गर्गलिंग साउंड ऑफ द रिवर है, राइजिंग ऑफ द सन है, या सेटिंग ऑफ द सन है, राइजिंग ऑफ द मून है, क्लाइंबिंग ऑफ द मून है, चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जो भी आप कहना चाहिए, एवरीथिंग यू सी देयर। और उस पोयम में वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, नेचर के 3 एस्पेक्ट को बताया हुआ है, एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर, इंटरनल ब्यूटी ऑफ नेचर एंड फिलोसफिकल, उनका जो थॉट है, पैंथिज्म, मिस्टिसिज्म। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये उन्होंने जो जिक्र किया है अपनी सिस्टर का वहां पे है, and everyone must just quote these lines whenever the question is asked, whether you are going to face any interview, if you are preparing for PGT, if the examiner asks you what do you know about his sister Dorothy Wordsworth, you can just tell them that Dorothy Wordsworth was born this year, Dorothy Wordsworth died, and Dorothy Wordsworth has been mentioned by William Wordsworth in his beautiful dramatic lyric Tintin Abbey, and these are the lines where we find directly or indirectly the mentioning of his sister, that has been treated as the bosom friend, as the dearest friend by William Wordsworth. क्या यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया? Yes, मैं sir. आगे चलूं? Yes, Yes, sir. sir. या मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्ड्सवर्थ mentioned her sister in which poem? Tintin Abbey Sir, dramatic Tintin monologue. Abbey. Tintin Abbey. Tintin Abbey is an example of dramatic monologue, ठीक है? Which word Wordsworth uses for her sister? Wordsworth ने कौन से शब्द का यूज किया अपनी बहन के लिए? Dearest friend, my dear friend. Yeah, dearest friend, my dear friend. And when he sees his sister, what does he feel? जब अपनी बहन को देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं इस लाइनों में? His childhood, sir. Yeah, he remembers his childhood. He once he was ख्याल like गुड his बचपन दिनों की याद sister. करता है। Yeah, he just remembers his farmer heart, especially. अब फिर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया। डोरोथी मे एंड, उनका पूरा क्या नाम था? डोरोथी मे एंड वर्ड्सवर्थ, पूरा नाम था डोरोथी मे एंड वर्ड्सवर्थ। इनका जन्म 1771 में हुआ है, 1855 में इनकी मौत हुई है। वर्ड्सवर्थ के 5 साल बाद इनकी मौत हुई है। वर्ड्सवर्थ जो 1850 में मर गए थे, और ये जो है कब मरती है? 1855 में। आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर, यहाँ देयर मैंने जो वर्ड यूज किया वैसे होना चाहिए आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर, चूंकि एक की ही बात चल रही है यहाँ पे, आप हर कर लीजिएगा, लेकिन मेरे दिमाग में वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर दोनों के लिए था, इसलिए मैंने ये लिखा देयर यहाँ पर। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर, अपने फादर की मौत के बाद, वाज सेंट एलोन इन लिव विद हर आंट एलिजाबेथ, उनको भेज दिया गया अपनी चाची के साथ रहने के लिए, जिनका क्या नाम था? एलिजाबेथ थ्रेलकेल्ड, इन हैलीफैक्स, किस जगह पर? हैलीफैक्स नाम की, जो कहां पर है? वेस्ट यॉर्कशायर में है। आफ्टर शी वाज एबल टू बी रीयूनाइटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ, बाद में वो विलियम वर्ड्सवर्थ से रीयूनाइटेड होती है। कहां पर? सबसे पहले रेस डाउन लॉज में। ये एक क्वेश्चन पूछा गया रेस डाउन लॉज का, रेस डाउन लॉज इन डॉर्सेट, डॉर्सेट के रेस डाउन लॉज में जो है अपने भाई से मिल पाती है। कब? 1795 में। फिर उसके बाद 1797-98 में कहाँ पे मिलती है? आइल फॉक्सडेन हॉल से इन समरसेट में मिलती है। और उस मिलन के बाद वे लोग क्या होती है? इनसेपरेबल कंपनीज बन जाती है, ऐसी कंपनीज जिसको अलग ना किया जा सके। सो यू सी हियर कि डोरोथी मे एंड 1771 में जन्म हुआ, 1855 में मौत हुई है। फादर की मौत के बाद उनका पालन पोषण उनकी चाची ने किया है। और फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे कि बाद में अपने भाई से, विलियम वर्ड्सवर्थ से मिलती है रेस डाउन लॉज इन डॉर्सेट में 1785 में। और फिर जो है नॉट 1795 में, फिर 1797 और 98 में आइल फॉक्सडेन हाउस में समरसेट में मिलती। तब से वे दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। डोरोथी वर्ड्सवर्थ वाज प्राइमरली अ डायरिस्ट। एक क्वेश्चन सबसे वो जो फेमस है, एक डायरिस्ट के रूप में फेमस है। डोरोथी वर्ड्सवर्थ वाज प्राइमरली अ डायरिस्ट, शी वाज नॉट इंटरेस्टेड टू बी एन एस्टैब्लिश्ड पोएट। वो कभी पोएट नहीं बनना चाहती। उन्होंने खुद लिखा, क्या लिखा है? आई शुड डिटेस्ट द आइडिया ऑफ सेटिंग माई सेल्फ एज एन ऑथर। कह रहे कि मैं इस विचार से घृणा करती हूँ कि मैं, मेरी सेटिंग एक ऑथर के रूप में हो। आई शुड डिटेस्ट द आइडिया ऑफ setting myself up as an author. This is the statement of Dorothy Wordsworth. अगर कभी पूछा जाता है who said
दिस स्टेटमेंट या हु हैज गिवन दिस स्टेटमेंट, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। वो कभी आथर नहीं बने, स्टैब्लिश्ड आथर नहीं बनना थे, जैसे वर्ड्सवर्थ थे, एस टी कॉलरिज थे, या उनके समय के और लोग थे। उनका मकसद क्या था, वो एक डायरिस्ट थी। शी ऑलमोस्ट पब्लिश हर ट्रेवल, उन्होंने अपना जो ट्रेवल जहां जहां उन्होंने जर्नी किया विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, उसको उन्होंने पब्लिश कराया। शी ऑलमोस्ट पब्लिश हर ट्रेवल अकाउंट विद विलियम टू स्कॉटलैंड। जब वो स्कॉटलैंड गई थी तब उन्होंने वहां पे पब्लिश कराया। शुरू में उनको पब्लिशर नहीं मिला, लेकिन 1874 में वो चीज पब्लिश होती है उनके मरने के बाद। जो चीज वो पब्लिश हुई उसका नाम क्या था, रिकलेक्शन ऑफ अ टूर मेड इन स्कॉटलैंड। ये ध्यान में रखिएगा, ये जो है उनकी यात्रा का वृत्तांत है, जिसको मीमोयर कह सकते हैं आप, या सॉरी ट्रेवलॉग। मीमोयर तो संस्मरण होता है, ट्रेवलॉग जो ट्रेवलॉग ये है, जो अपने भाई के साथ जब वो स्कॉटलैंड गई और जिन जगहों पर गई उसको पब्लिश कराती है। और ये चीज कब पब्लिश होता है, ये चीज जो है पब्लिश होता है उनकी मौत के बाद, उनकी मौत के बाद, और 1874 में। और उसका नाम क्या था, रिकलेक्शन ऑफ अ टूर मेड इन स्कॉटलैंड। इसके अलावा उन्होंने एक जर्नल निकाला था, ग्रासमियर जर्नल, ये भी पूछा जा चुका है। एक जर्नल उन्होंने निकाला था जो 1897 में पब्लिश हुआ था, बाद में वो उसमें वो लिखी थी, एडिटेड बाय विलियम एंगस। विलियम एंगस के द्वारा ये जर्नल एडिट किया गया था। द जर्नल इलेक्वेंटली डिस्क्राइब्ड हर डे टू डे लाइफ। ये जर्नल उनके जीवन के बारे में बताता है। इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से पोएट आते हैं? तुम आवाज दे रही थी क्या? सर विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलेज विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट सादे एंड एस.टी. कॉलेज। तो लेक डिस्ट्रिक्ट को हमें समझना। दूसरा चीज ये कि उन्होंने जो जर्नल, ग्रासमियर जर्नल था उसमें, और इसके अलावा जो है उन्होंने आंसर देने के बाद जो है ये है कि आप लोग म्यूट कर लीजिए करें, बिकॉज यू ऑल आर लिविंग एट योर होम एंड वी गेट सम बैकग्राउंड नॉइज, बिकॉज दिस वीडियो विल बी अपलोडेड इन यूट्यूब चैनल। तो ये थोड़ा सा एटिकेट सही नहीं है। Lake District long walk, she and her brother took through the countryside and detailed portraits of literary lights of the early 19th century। जो अर्ली 19th century का था वो सब भी उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया है, इंक्लूडिंग एस.टी. कॉलरिज। उनके साथ साथ जो एस.टी. कॉलरिज भी थे, सर वाल्टर स्कॉट थे, चार्ल्स लैम्ब का भी जिक्र, रॉबर्ट साउदे का भी जिक्र किया है। और रॉबर्ट साउदे ने क्या किया हुआ था, एक फेरी टेल को लिखा हुआ था जिसका नाम है गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। तो ये आपने देखा कि उस जर्नल में उन्होंने केवल अपनी ही जीवन का जिक्र नहीं किया, और भी चीजों का जिक्र किया हुआ है। एस.टी. कॉलरिज का जिक्र, सर वाल्टर स्कॉट का जिक्र, चार्ल्स लैम्ब का जिक्र, रॉबर्ट साउदे का जिक्र, these things you find। और इसके अलावा गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बियर्स, these things you see and these things you find। तो यहाँ पे मैं जानना चाहता था कि डोरोथी मई एंड कब पैदा हुई, when was she born? 1771. सर 1771। And when she died? When she died? 1855। 1857 1857, 55, sorry, 1855। I just want to know when she when she was reunited with William Wordsworth, which year she reunited with William Wordsworth? sir 1795 1795। And in 1797 she got the beautiful company of William Wordsworth and never separated या never left। और उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि she was not an established writer, she didn't express to be an established writer। how she was famous, वो किस रूप में famous है? Poet, journalist as a diarist, yeah, as a diarist। Who said I should detest the idea of setting myself up as an author? Dorothy Dorothy Max and Dorothy Wordsworth, ठीक है। Dorothy Wordsworth published her tour with his brother, especially when she was in Scotland, and that published in 1874 after her death। उसका नाम क्या है?
Sir, recollection of a tour made in Collection of made Scotland. in Scotland. Yeah, recollection of a tour made in Scotland. And what was the name of her journal? Grasmere Sir, Journal. Grasmere Journal. ग्रासमेयर जर्नल। और ये जो जर्नल 1897 में एडिट किया गया था विलियम एंगस नाइट ने, जिसमें उनके डे टू डे जो है लाइफ का जिक्र किया गया। सो यू फाउंड, और उन्होंने केवल अपने भाई के बारे में नहीं बात किया, बल्कि उस समय रोमांटिक एज के जो भी पोएट्स थे, एस टी कॉलेज थे, सर वाल्टर स्कॉट है, चार्ल्स लैम्ब है, रॉबर्ट साउदे है, उन सब के बारे में उन्होंने बात किया था। नाउ यू आर गेटिंग क्वेश्चन नंबर 4 है हु रोड फॉलोइंग लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हु रोड फॉलोइंग लाइन्स। ये डैफोडिल जो पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, उस पोयम के ऊपर उस पोयम पर इनका क्या नजरिया था, डोरोथी वर्ड्सवर्थ का, उसको लेकर के बात की गई है। आई नेवर सा डैफोडिल सो ब्यूटीफुल। मैंने इतना खूबसूरत डैफोडिल पहले नहीं देखा। दे ग्रीव एमंग द मॉसी स्टोन्स। वे जो पत्थरों के बीच में भी खिले हुए हैं। अबाउट एंड अबाउट देम सम रेस्टेड देयर हैंड्स अपॉन दीज स्टोन्स। और उनमें से कुछ अपने हाथों को बाहर निकाले हुए हैं, एज ऑन अ पिलो, एक तकिए के समान, फॉर वियरीनेस एंड रेस्ट। और कुछ ऐसा लगता है जैसे तकिया लगा के सो रहे हैं और वे थके हुए हैं। टॉस्ड एंड रील्ड, उसमें से कुछ टॉसिंग कर रहे हैं, टॉस का मतलब होता है फुदकना कर रहे हैं। एंड रील्ड एंड डांस, कुछ जो है रीलिंग कर रहे हैं, कुछ डांसिंग कर रहे हैं। एंड सीम्ड एज इफ दे वेरली लॉफ्ड, और ऐसा लगता है जैसे दे आर लाफिंग आल्सो विद द विंड, जब हवा चलती है। दैट ब्लू अपॉन देम ओवर द लेक, और जो वो हवा जो है लेक झील से आती है। दे लुक्ड सो गे, और उस खूबसूरत हवा में या उस प्लीजेंट एयर में वे बहुत खुश महसूस करते हैं। एवर ग्लांसिंग एवर चेंजिंग, और हर समय वो चेंज होते रहते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? डोरोथी वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदेक। ये बात जो है वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है डैफोडिल, जो लिरिक है, डैफोडिल एक फ्लावर होता है, ये उनकी पोयम के बारे में ये बात किसने कही है? ये बात डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने कही हुई है। और किसमें? अपने जर्नल ग्रासमियर में 15 अप्रैल 1802 को ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ था उस पोयम को लेकर के। तो इससे पता चलता है कि वो कितना खुश थी अपने भाई की पोयम पर, या उनके भाई जब नेम और फेम प्राप्त कर रहे थे तो उसको लेके वो बहुत खुश थी। इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं, ये स्टेटमेंट है, बस आपको ये पता होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय डोरोथी वर्ड्सवर्थ अबाउट हिज ब्रदर्स पोयम डैफोडिल। डैफोडिल इज अ फ्लावर, जिसमें उन्होंने इसका जिक्र किया। किसमें उन्होंने दिया? ग्रासमियर जर्नल 15 अप्रैल 1802। प्रीफेस टू लिरिकल बैलड, जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलड है ये क्या है? ये नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पुराना है लेकिन नए ढंग से बनाया गया है। क्रिटिकल वर्क है, ड्रामेटिक वर्क है, पोएटिक वर्क है, सोशल डॉक्यूमेंट्री। क्रिटिकल वर्क है। क्यों? क्योंकि प्रीफेस टू लिरिकल बैलड में वर्ड्सवर्थ का जो थियरी है पोयम से रिलेटेड उसका जिक्र किया गया है। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलड इज अ क्रिटिकल वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक क्रिटिकल वर्क है। और व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल वर्क? क्रिटिकल वर्क का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वर्ड्सवर्थ ने उसमें, वो प्रोज में लिखा गया, वर्ड्सवर्थ ने अपनी नजरिया, अपना विचार, अपना थॉट रखा है। पोएट कौन है, पोयम क्या होता है, पोयम में किस तरह की भाषा होनी चाहिए। और ये जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड है ये 1800 ईस्वी में आया है। कब आया? 1800 ईस्वी में आया हुआ है। और लिरिकल बैलाड कब आया? 1798 में आया है। लिरिकल बैलाड के चार, अब उसका डिटेल में दिया जा रहा है आगे। लिरिकल बैलाड वाज कंपोज्ड बाय, लिरिकल बैलाड को किसने लिखा था? जब 1798 में लिरिकल बैलाड आया था तो इसको किसने लिखा था? वर्ड्सवर्थ ने या कॉलरिज ने, बायरन ने, या बोथ वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज? दोनों, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ने मिलकर के बोथ, लिखा था। विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों। या दोनों ने। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आंसर है लिरिकल बैलाड से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन सकता है उन सबका पूरा जिक्र किया जा रहा है। क्या है? लिरिकल बैलाड्स विद अ फ्यू अदर पोयम। पूरा उसका टाइटल है लिरिकल बैलाड्स विद अ फ्यू अदर पोयम इज अ कलेक्शन ऑफ पोयम्स। ये कलेक्शन ऑफ पोयम्स है किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का, एस.टी. कॉलरिज का। फर्स्ट पब्लिश इन 1798, पहली बार 1798 में पब्लिश हुआ। एंड जनरली कंसिडर्ड टू हैव मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। और ये कहा जाता है इसके पब्लिश होने से ही रोमांटिक, इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट या पोइट्री की शुरुआत होती है इन लिटरेचर। The immediate effect on critic was modest, but it became and remains a landmark change the course of English literature and poetry.
तो दो क्वेश्चन आपका बना। एक क्वेश्चन तो ये बना कि लिरिकल बैलार्ड जो 1798 ईस्वी में आया था, यह जॉइंटली वर्क है एस टी कॉलरिज का और साथ ही साथ विलियम वर्ड्सवर्थ का। शुरू में 23 पोयम थी, 4 कॉलरिज ने लिखा और जो है 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखा। वर्ड्सवर्थ की जो फेमस पोएम टिंटन अबे है वो भी इसमें आई है पहले वॉल्यूम में ही। कॉलेज का जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है वो भी पहले वॉल्यूम में आया हुआ है। दूसरा चीज आपको यहाँ पे ये मिलता है कि इसी के पब्लिश होने से ही रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। जो रोमांटिक मूवमेंट का जो थॉट है कि नेचर के बारे में बात की जाएगी, ग्रामीण अंचल के बारे में बात की जाएगी, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की जाएगी, उन सबकी शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। इन 1798 एडिशन कैरेस जो 1798 में जो पहला एडिशन आया था उसमें कितना पोयम था? 23 पोयम था। 4 वाज कंपोज बाय कॉलेज, 4 कॉलेज ने लिखा, इंक्लूडिंग वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क्स जिसमें उनका एक फेमस वर्क था द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। बाकी 19 विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और हम लोगों ने बात कर ही लिया है। उसके बाद क्या होता है कि लिरिकल बैलार्ड का सेकेंड एडिशन आता है। सेकेंड एडिशन किसके नाम से आता है? सेकेंड एडिशन पब्लिश, सेकेंड एडिशन मतलब लिरिकल बैलार्ड। लिरिकल बैलार्ड का सेकेंड एडिशन पब्लिश होता है 1800 में, इन विच वर्ड्सवर्थ इंक्लूडेड एडिशनल पोएम, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने कुछ नई पोएम्स को जोड़ा और साथ ही साथ उसमें एक प्रीफेस भी जोड़ा। तो ये जो सेकेंड एडिशन था उसको क्या कहा जाता है? प्रीफेस टू लिरिकल बैलार्ड कहा जाता है। और एक कब आया था? 1800 ईस्वी में आया था। फिर उसके बाद जो है 1802 में थर्ड एडिशन आता है। थर्ड एडिशन कब आता है? 1802 में। सेकंड एडिशन कब आता है? 1800 में आता है। जब थर्ड एडिशन 1802 में आता है तो उसमें भी जो है कुछ और चीज जोड़ा गया था, खास करके पोएटिक डिक्शन, जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलार्ड का जो विलियम वर्ड्सवर्थ का कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने और खुलासा किया और बढ़ाया। पोएट क्या होते हैं, पोइट्री क्या है, पोयम क्या है, पोएट को क्या करना चाहिए। उनका कोटेशन था पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ये सब बात उन्होंने किया। और 1802 में उन्होंने उसका और भी जिक्र किया। इसका मतलब थर्ड वॉल्यूम, उसका थर्ड एडिशन कब आता है? 1802 में आता है। और उसका लास्ट और फोर्थ एडिशन 1805 में आता है। तो लिरिकल बैलार्ड के 4 एडिशन है 1798 में, जिसमें केवल पोएम्स था, 23 पोएम्स था, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने लिखा था। वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम, कॉलेज ने 4 पोएम लिखा था। 1800 में प्रीफेस टू लिरिकल बैलार्ड आता है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का जो क्रिटिकल थॉट है पोएट उनको लेकर के वो चीजें आती है। फिर उसके बाद आता है आपका 1802 में जो है उनका जो प्रीफेस जो उनका थॉट था उसको एक्सटेंड किया जाता है, ये 2 में आता है। 1805 में जो है लास्ट आता है। फिर इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलार्ड जो 1800 में आया हुआ था उसमें 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहे। क्या क्या 4 पॉइंट थे? ऑर्डिनरी लाइफ इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोइट्री, जो आदमी है उनके सामान्य जीवन को जो है पोइट्री का सब्जेक्ट बनाया जाए, मतलब कि सामान्य आदमी के बारे में लिखा जाए और उनकी जो सामान्य जिंदगी है उसी को आधार बना के पोयम लिखा जाए। दूसरा है एवरीडे लैंग्वेज इज बेस्ट सूटेड फॉर पोइट्री, पर डे की जो लैंग्वेज होती है, मतलब जो डे टू डे लाइफ में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको जो है क्या किया जाए, वो सूट करता है उसका यूज किया जाए। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन एक्शन और प्लॉट। फिर उन्होंने कहा कि विचारों का जो प्रवाह है यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी तुलना में? एक्शन की तुलना। एक्शन मतलब होता है ड्रामा, कोई चीज करके दिखाना, और कोई चीज जो है क्या करना, भावनात्मक रूप से जो है किसी चीज को का वर्णन करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक उनका कोटेशन था, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन, पावरफुल इमोशन। ये 4 पॉइंट्स थे जो है उन्होंने बताए हैं या उन्होंने किए हुए हैं। इन चारों पॉइंट्स को लेकर के या और भी जो चीजें हैं मैं जानना चाहता हूँ कि लिरिकल बैलार्ड जब शुरू में आया पहला वॉल्यूम कब आता है? Sir, 1798. 98. प्रीफेस टू लिरिकल बैलार्ड केम Sir, 1800. 100. Sir, 1800. एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रीफेस टू लिरिकल बैलार्ड Sir, 1802. 1802। और Sir, 1805 में उसका 4th एडिशन आता है। जब फर्स्ट एडिशन आता है तो देयर वर 23 पोएम्स। हाउ मेनी पोएम्स वर कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? Sir, 19. 19, sir. एंड हाउ मेनी 90. पोएम्स वर कंपोज्ड बाय एसटी कॉलेज? Sir, 4. 4 poems. 4 poems were composed.
सो इतना था आज की क्लास में, आपने इतना वो किया, यू ऑल हैव एंजॉयड एंड यू गेव your precious time, you gave your valuable time. Thanks for giving me your beautiful company, and on behalf of JS English Literary Society, I welcome to all of you. uh, Thank you, sir, and and good thinking night, sir. that Thank you, sir. yeah, and I think you all have enjoyed. You can send your feedback regarding class, because I will just open that group of a few minutes. उसको मैं वो करूँगा, चूंकि ग्रुप में मैं चाहता हूँ कोई फालतू का मैसेज ना आए, मैंने वन साइड कर हुआ है। एंड टुमारो यू विल गेट सम अदर क्वेश्चंस। कुछ और लोग आज मेरे साथ जुड़े हुए, चंदा जी हुई है, शिव कुमार तो पहले से, राघवा मैडम पहले से हैं, और